नमस्ते। आज हम समुद्र की विशाल रहस्यमयी दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन नोट्स और लेख हैं, महासागर की धाराओं और प्रवाल भित्तियों पर। हमारा लक्ष्य इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी, सबसे दिलचस्प बातें निकालना, ताकि हम सब इसे बेहतर समझ सकें। ज़रा सोचिए, समुद्र की सतह के नीचे अदृश्य नदियाँ जो पूरी पृथ्वी की जलवायु को कंट्रोल करती हैं, और पानी के नीचे जीवन से भरपूर शहर, किसी अजूबे से कम नहीं। तो चलिए इन गहराइयों में झांकते हैं। शुरुआत करते हैं महासागर की धाराओं से। स्रोतों में इनका जिक्र बार बार है। आखिर ये होती क्या है, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो? आसान भाषा में हाँ, महासागर की धारा मतलब समुद्री जल का एक बड़ा हिस्सा जो लगातार एक निश्चित दिशा में बहता रहता है। ये धीमी गति भी हो सकती है और तेज बहाव भी। स्रोतों में गति के आधार पर कुछ वर्गीकरण दिए हैं, जैसे ड्रिफ्ट। ये हवा के असर से सतह पर धीमी गति होती है, एक दिन में करीब 16 से 24 किलोमीटर। अच्छा, 16 से 24 किलोमीटर धीमी है ये तो। हाँ, धीमी। फिर आती है करंट। ये ज्यादा तेज, ज्यादा स्पष्ट, लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और सबसे प्रभावशाली है स्ट्रीम। इसका बहाव तो इतना शक्तिशाली और परिभाषित होता है कि उसकी तुलना महाद्वीपों पर बहने वाली बड़ी नदियों से की जा सकती है। सचमुच एक विशाल समुद्री नदी। विशाल समुद्री नदी, वाओ! ये कल्पना करना ही अद्भुत है। गति के अलावा तापमान का भी जिक्र था। गर्म और ठंडी धाराएं, ये क्या है, इनमें क्या फर्क है? हाँ, तापमान एक और महत्वपूर्ण आधार है इन्हें समझने का। ठंडी धाराएं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ठंडा पानी लेकर गर्म समुद्री क्षेत्रों की ओर बहती हैं। यह अक्सर या तो ऊंचे अक्षांशों से, मतलब ध्रुवों के पास के ठंडे इलाकों से शुरू होती हैं, या फिर उन जगहों से जहां समुद्र का गहरा ठंडा पानी सतह पर ऊपर उठता है। उसे अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग, अच्छा। हाँ, और एक दिलचस्प पैटर्न ये है कि ये ठंडी धाराएं अक्सर निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों के पास मिलती हैं। अच्छा, पूर्वी तटों पर। तो गर्म धाराएं इसका ठीक उल्टा करती होंगी, गर्म पानी को ठंडे इलाकों की तरफ ले जाती होंगी। बिल्कुल सही। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के पास के गर्म क्षेत्रों से शुरू होती हैं और गर्म पानी को ठंडे ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। और ये आमतौर पर निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती हैं। पश्चिमी तटों पर। तो उत्पत्ति की जगह, तापमान और रास्ता, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये समझ आया, लेकिन मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना विशाल पानी इस तरह नदियों जैसे बहता क्यों है? कौन सी ताकतें हैं जो इन्हें चलाती हैं? स्रोतों में कई कारकों का उल्लेख है। ये तो सुनने में काफी जटिल लगता है। हाँ, ये कई शक्तियों का मिलाजुला खेल है। सबसे पहले तो महासागर के अपने कारक, पानी का तापमान, उसकी लवणता मतलब उसमें घुला नमक, और उसका घनत्व। देखिए, सीधी सी बात है, गर्म पानी ठंडा होने पर फैलता है और हल्का हो जाता है, घनत्व कम। वहीं ज्यादा खारा पानी या ठंडा पानी वो ज्यादा घना और भारी होता है। अच्छा। पानी के घनत्व में यही अंतर, यही गति पैदा करता है। कम घनत्व वाला हल्का पानी सतह पर बहता है और ज्यादा घनत्व वाले भारी पानी की ओर जाता है, जहां भारी पानी नीचे डूबता है। ये एक तरह का वैश्विक संचलन शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये घनत्व का अंतर ही मुख्य चालक है? क्या यही वो प्रक्रिया है जिसे स्रोतों में थर्मोहेलाइन परिसंचरण कहा गया है? ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, आप बिल्कुल सही बिंदु पर आई हैं। थर्मोहेलाइन, थर्मो यानी तापमान और हेलाइन यानी लवणता। ये नाम ही बताता है कि ये परिसंचरण तापमान और लवणता के कारण पानी के घनत्व में आने वाले अंतरों से चलता है। ये कोई एक जगह की धारा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के महासागरों को जोड़ने वाली एक विशाल कन्वेयर बेल्ट जैसी है। कन्वेयर बेल्ट? हाँ, ये गर्म पानी को सतह पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाती है, जहां वो ठंडा होकर, घना होकर गहराई में डूबता है और फिर गहराई में बहता हुआ वापस आता है। ये पूरी प्रक्रिया वैश्विक जलवायु के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने पहले पूछा था गति के बारे में, ये धाराएं सतह के पास सबसे तेज होती हैं, जहां हवा का असर भी होता है। इनकी गति 5 समुद्री मील मतलब लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे भी ज्यादा हो सकती है। ओह! लेकिन समुद्र की गहराइयों में ये बहुत धीमी हो जाती हैं, अक्सर 0.5 समुद्री मील यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम। सतह पर तेज और गहराई में धीमी,
ये कन्वेयर बेल्ट वाली बात बहुत दिलचस्प है। क्या हवा के अलावा और भी बाहरी कारक हैं जो इन धाराओं पर असर डालते हैं? हाँ बिल्कुल, वायुमंडलीय कारक, खासकर प्रचलित हवाएं जिन्हें प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जब हवा लगातार समुद्र की सतह पर एक ही दिशा में बहती है तो हवा और पानी के बीच घर्षण होता है। घर्षण? हाँ, फ्रिक्शन। ये घर्षण पानी को अपने साथ खींचता है और उसे गति देता है, खासकर सतह की धाराओं को। फिर हमारी पृथ्वी का घूमना भी है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से एक आभासी बल पैदा होता है, कोरियोलिस बल। हाँ, कोरियोलिस बल, सुना है इसके बारे में। हाँ, ये बल उत्तरी गोलार्ध में बहती हुई चीजों को, पानी या हवा को, उनके रास्ते से दाईं ओर मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये धाराओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण है। और हाँ, गुरुत्वाकर्षण भी है, जो सघन ठंडे पानी को नीचे की ओर खींचकर परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करता है। हवा, पृथ्वी का घूमना, गुरुत्वाकर्षण, बाप रे, कितनी सारी चीजें मिलकर इस जटिल प्रणाली को चला रही हैं। एक और बात, क्या समुद्र का आकार या उसके तल की बनावट, क्या उसका भी कोई असर होता है? जैसे कोई पहाड़ नदी का रास्ता बदल देता है? आपने सही समझा, बिल्कुल। महाद्वीपों के तटों का आकार, उनकी बनावट और साथ ही समुद्र के तल की विशेषताएं, जैसे समुद्र के बीच में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, मध्य महासागरीय कटक। अच्छा, समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं? हाँ, बहुत विशाल। ये सब धाराओं के लिए बाधाओं का काम करती हैं। ये भू आकृतियां धाराओं को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकती हैं, उन्हें मोड़ सकती हैं या उनकी गति को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर पहाड़ और घाटियां नदियों के बहाव को कंट्रोल करते हैं। स्रोतों में एक खास परिसंचरण प्रणाली, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOAC, का जिक्र बार बार आया। ये सुनने में बहुत महत्वपूर्ण लगा, खासकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। ये वास्तव में है क्या, और इसका जलवायु परिवर्तन से क्या लेना देना है? AMOC, हाँ, ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराओं की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण प्रणाली है। ये उसी वैश्विक थर्मोहेलाइन कन्वेयर बेल्ट का एक प्रमुख हिस्सा है जिसकी हमने बात की थी। ये गर्म, खारा पानी गल्फ स्ट्रीम के जरिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तर की ओर ले जाता है। उत्तरी अटलांटिक में पहुंचकर ये पानी ठंडा होता है, घना होता है और गहराई में डूब जाता है। फिर गहरे समुद्र में दक्षिण की ओर वापस बहता है। ये प्रक्रिया उत्तरी यूरोप को अपेक्षाकृत गर्म रखने में मदद करती है। चिंता की बात यह है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, कि जलवायु मॉडल ये संकेत दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 21वीं सदी में AMOC कमजोर पड़ सकता है। कमजोर? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल गर्म हो रहा है, समुद्र की सतह भी ज्यादा गर्मी सोख रही है और ग्लेशियरों के पिघलने से ताजा पानी भी मिल रहा है। इससे उत्तरी अटलांटिक का सतही पानी कम घना और हल्का हो रहा है। अच्छा। और हल्का पानी आसानी से नीचे नहीं डूब पाता, जिससे ये पूरी कन्वेयर बेल्ट धीमी पड़ रही है। ओह, तो इसके परिणाम तो काफी गंभीर हो सकते हैं फिर। हाँ, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यूरोप में मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव आ सकते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा और शायद अटलांटिक में तूफानों की तीव्रता और मार्ग में भी परिवर्तन हो सकता है। ये तो वाकई चिंताजनक है। AMOC के कमजोर होने के इतने दूरगामी प्रभाव। अच्छा, एक और शब्द जो स्रोतों में दिखा वो था गायर। ये क्या बला है? गायर, हाँ, आप इसे समुद्र में बहने वाले पानी का एक बहुत बड़ा, लगभग गोलाकार चक्कर या भंवर समझ सकते हैं। ये मुख्य रूप से? ये मुख्य रूप से एक वैश्विक पवन पैटर्न, जैसे व्यापारिक पवने और पछुआ पवने और कोरियोलिस बल के प्रभाव से बनते हैं। अच्छा। हवा पानी को धकेलती है, कोरियोलिस बल उसे मोड़ता है और महाद्वीपों के किनारे उसे घेर लेते हैं, जिससे पानी एक बड़े वृत्ताकार पैटर्न में घूमने लगता है। दुनिया के प्रमुख महासागरों में ऐसे 5 बड़े गायर हैं। उत्तरी अटलांटिक गायर के केंद्र में एक शांत क्षेत्र है, सरगासो सागर। सरगासो सागर? हाँ, ये अपनी सतह पर तैरने वाली खास समुद्री शैवाल, सरगासम और शांत स्थिर पानी के लिए जाना जाता है। शायद पुराने नाविकों के लिए थोड़ी उबाऊ जगह रही होगी। हाँ, शायद। तो अब हमने धाराओं के प्रकार, उनके कारण और कुछ प्रमुख प्रणालियों को समझ लिया है। लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब, क्यों है ये इतनी जरूरी? इनके असल प्रभाव क्या हैं? इनके प्रभाव बहुआयामी और बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसा हमने AMOC के संदर्भ में देखा।
ये तटीय क्षेत्रों के मौसम और जलवायु पर गहरा असर डालती हैं। गर्म धाराएं तटों को गर्म रखती हैं, ठंडी धाराएं उन्हें ठंडा। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां पानी का मिश्रण होता है। मिश्रण? हाँ, ये मिश्रण पोषक तत्वों को गहराई से सतह पर लाता है और पानी में ऑक्सीजन भी घोलता है। इससे उस क्षेत्र में प्लैंकटन, वो समुद्री सूक्ष्म जीव जो खाद्य श्रृंखला का आधार हैं, वो पनपते हैं। अच्छा, प्लैंकटन। हाँ, और जहां प्लैंकटन होंगे वहां मछलियां होंगी। यही कारण है कि ऐसी जगहें दुनिया की सबसे उपजाऊ मछली पकड़ने वाली क्षेत्र बन जाती हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक्स या जापान का तट। वाह! इसके अलावा ये धाराएं भूमध्य रेखा से अतिरिक्त गर्मी को ध्रुवों की ओर ले जाकर और ठंडे पानी को वापस लाकर पूरी पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में मदद करती हैं। एक तरह का वैश्विक थर्मोस्टेट। वैश्विक थर्मोस्टेट। हालांकि एक नकारात्मक पहलू भी है। जहां गर्म नम हवा ठंडी धारा के ऊपर से गुजरती है, वहां अक्सर घना कोहरा छा जाता है, जो जहाजों की नेविगेशन के लिए खतरनाक हो सकता है। ओहो हाँ, कोहरा, ये तो है। वाह! तो ये धाराएं सिर्फ पानी का बहाव भर नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली, मौसम, समुद्री जीवन और यहाँ तक कि हमारे भोजन के स्रोतों को भी नियंत्रित करने वाली जीवन रेखाएं हैं। चलिए अब धाराओं के इस बहते संसार से हटकर समुद्र के एक और आश्चर्य की ओर बढ़ते हैं। प्रवाल भित्तियां, मतलब कोरल रीफ्स। जी। स्रोतों में इन्हें पानी के नीचे के वर्षावन कहा गया है, शायद इनकी जैव विविधता के कारण। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ये खूबसूरत संरचनाएं असल में जानवर हैं, पौधे नहीं। हाँ, ये तथ्य अक्सर लोगों को चौंका देता है। जी हाँ, प्रवाल भित्तियां छोटे छोटे जानवरों से बनी होती हैं, पॉलिप्स। पॉलिप्स? हाँ, पॉलिप। हर पॉलिप एक नरम शरीर वाला जीव होता है, दिखने में एक छोटे समुद्री एनिमन जैसा। जो हमें कोरल का कठोर ढांचा दिखता है, वो इन्हीं पॉलिप्स द्वारा अपने चारों ओर बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी कंकाल होता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल। बिल्कुल। और रही बात उनके चमकीले मनमोहक रंगों की, तो वो पॉलिप का अपना रंग नहीं है। पॉलिप्स खुद तो लगभग पारदर्शी होते हैं। उनका रंग आता है उनके ऊतकों के अंदर रहने वाले लाखों करोड़ों सूक्ष्म शैवाल से। ज़ूक्सैंथेली। ज़ूज़ैंथेली, शैवाल मतलब एल्गी। हाँ, एल्गी। ये एक अद्भुत सहजीवी रिश्ता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। शैवाल सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसका कुछ हिस्सा पॉलिप को देते हैं, साथ ही ऑक्सीजन भी। बदले में कोरल पॉलिप इन शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये एक आपसी फायदे का सौदा है। जानवरों और शैवाल का ये आपसी सहयोग तो कमाल का है, और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये विशाल भित्तियां इन्हीं छोटे छोटे पॉलिप से बनती है। ये इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं? क्या ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं? नहीं, इनकी वृद्धि बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन लगातार चलती रहती है। हर कोरल पॉलिप अपने नीचे मौजूद पुराने मृत पॉलिप्स के छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के कंकालों पर बैठता है और बढ़ता है। वो अपने चारों ओर अपना नया कंकाल बनाता है। अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों लाखों पॉलिप्स एक दूसरे के ऊपर और आसपास अपने कंकाल जोड़ते जाते हैं। सदियों और हजारों सालों में धीरे धीरे एक एक कंकाल जुड़कर ये विशाल और जटिल संरचनाएं बनती हैं। हजारों साल? ये वाकई अविश्वसनीय है। जाहिर है इतने लंबे समय तक बने रहने और पनपने के लिए इन्हें कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत पड़ती होगी। ये हर समुद्र में क्यों नहीं पाई जाती? बिल्कुल। प्रवाल भित्तियां बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें पनपने के लिए बहुत विशिष्ट वातावरण चाहिए। सबसे पहले साफ, गर्म और खारा पानी। पानी इतना साफ हो कि सूर्य की रोशनी गहराई तक जा सके, ताकि वो शैवाल फोटोसिंथेसिस कर सकें। इसीलिए ये ज्यादातर उथले पानी में मिलती हैं। पानी का तापमान भी स्थिर रहना जरूरी है। इनके लिए आदर्श तापमान रेंज लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस है। 23 से 28 डिग्री? हाँ। इससे ज्यादा ठंडा या लगातार ज्यादा गर्म पानी इनके लिए जानलेवा हो सकता है। लवणता भी स्थिर होनी चाहिए, लगभग 32 से 40 भाग प्रति हजार। बहुत ज्यादा ताज़ा पानी या बहुत ज्यादा खारापन, वो भी इन्हें नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा लाखों वर्षों के भूवैज्ञानिक परिवर्तन, जैसे समुद्र तल का धीरे धीरे नीचे धंसना या उठना, उसने भी इनके विकास के लिए सही गहराई और मंच प्रदान किया है। इन जरूरतों को जानकर लगता है कि ये वाकई बहुत संवेदनशील हैं। स्रोतों में अलग अलग तरह की भित्तियों का भी जिक्र था, फ्रिंजिंग, बैरियर, एटोल। ये क्या है? क्या इनमें कोई खास अंतर है? हाँ, उनके बनने की जगह और संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहली है फ्रिंजिंग रीफ्स,
जो किसी महाद्वीप या द्वीप के तट के बिल्कुल किनारे किनारे एक झालर या फ्रिंज की तरह उगती हैं। ये सबसे आम है। फ्रिंजिंग, किनारे पर। हाँ, दूसरी है बैरियर रीफ्स। ये तट से कुछ दूरी पर समानांतर बनती हैं। इनके और तट के बीच में पानी का एक चौड़ा गहरा क्षेत्र होता है, लगून। ओके। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ। और तीसरी है एटॉल। ये बहुत अनोखी होती हैं। ये समुद्र के बीच में एक अंगूठी या घोड़े की नाल के आकार की रीफ होती हैं, जिसके बीचों बीच एक लैगून होता है। समुद्र के बीच में? हाँ, माना जाता है कि ये अक्सर किसी धंसते हुए ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर बनती हैं। इनके अलावा लैगून के अंदर या खुले शेल्फ पर छोटे बिखरे हुए कोरल के पैच भी मिलते हैं, पैच रीफ्स। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम तो सुना है, पर एटोल के बारे में जानना दिलचस्प था। लेकिन आजकल हम कोरल रीफ्स के बारे में एक चिंताजनक शब्द बहुत सुनते हैं, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन। ये वास्तव में क्या है और क्यों होता है? कोरल ब्लीचिंग, हाँ, ये एक बहुत गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है। जैसा हमने बात की, कोरल का रंग उनके अंदर रहने वाले शैवाल से आता है। जब कोरल किसी तनाव में आते हैं, खासकर पानी का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ने पर, या प्रदूषण या बीमारी के कारण, तो वे इन सहजीवी शैवाल को अपने ऊतकों से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल देते हैं? हाँ, शैवाल के निकल जाने पर कोरल का पारदर्शी पॉलिप दिखने लगता है और उसके नीचे का सफेद कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल नजर आने लगता है। इसी कारण कोरल एकदम सफेद दिखने लगता है, जैसे उसे ब्लीच कर दिया गया हो। इसीलिए इसे ब्लीचिंग कहते हैं। ये सुनकर दुख होता है। क्या ये रीफ्स थोड़ी बहुत ब्लीचिंग से उभर सकती हैं, या तापमान का एक बार बढ़ना ही उनके लिए घातक साबित होता है? ये अच्छा सवाल है। अगर तनाव की स्थिति, जैसे बढ़ा हुआ तापमान, थोड़े समय के लिए ही रहती है और पानी वापस सामान्य हो जाता है, तो कोरल धीरे धीरे शैवाल को वापस अपना सकते हैं और उभर सकते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है या बहुत तीव्र होता है, तो शैवाल के बिना कोरल को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और वे भूखे मर जाते हैं। बार बार होने वाली ब्लीचिंग की घटनाएं रीफ को बहुत कमजोर कर देती हैं। उनकी उभरने की क्षमता कम हो जाती है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ना ये ब्लीचिंग की घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ये जानना वाकई चिंताजनक है, खासकर जब हम सुनते हैं कि ये भित्तियां पृथ्वी के लिए कितनी जरूरी हैं। इनकी महत्ता क्या है? क्यों हमें इनके नष्ट होने से चिंतित होना चाहिए? इनकी महत्ता को कम आंकना मुश्किल है। ये अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से। अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर प्रवाल भित्तियों पर निर्भर हैं। 50 करोड़? हाँ, मछली पकड़ने, पर्यटन और अन्य संबंधित व्यवसायों के माध्यम से। ये भित्तियां समुद्री जीवन की विशाल विविधता के लिए नर्सरी और घर हैं। हजारों प्रजातियों की मछलियां, अकशेरू की जीव, पौधे सब यहां रहते हैं। शैवाल फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं, जो समुद्री जल में घुली ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा ये भित्तियां तटरेखाओं के लिए प्राकृतिक समुद्री दीवार का काम करती हैं। ये तूफानी लहरों, चक्रवातों, यहां तक कि सुनामी की ऊर्जा को कम करके तटीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों को विनाश से बचाती हैं। प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। और एक और रोमांचक बात, वैज्ञानिक इन भित्तियों में पाए जाने वाले जीवों से नई दवाएं विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिनमें कैंसर, गठिया और अन्य बीमारियों के इलाज की क्षमता हो सकती है। ये सचमुच समुद्र के बहुमूल्य खजाने हैं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो उभर कर आई हैं, वे ये हैं कि महासागर की धाराएं पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाले विशाल जटिल इंजन की तरह हैं। ये तापमान, लवणता, हवाओं और पृथ्वी के घूमने जैसी कई ताकतों से चलती हैं और गर्मी को बांटने से लेकर समुद्री जीवन को बनाए रखने तक कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। और हमने प्रवाल भित्तियों की नाजुक दुनिया को समझा। ये जीवित जटिल संरचनाएं हैं जो छोटे जानवरों और शैवाल के अनोखे सहजीवन से बनती हैं। ये आश्चर्यजनक रूप से विविध हैं और तटीय समुदायों तथा समग्र महासागर के स्वास्थ्य के लिए अनगिनत लाभ देती हैं। लेकिन साथ ही हमने ये भी गहराई से महसूस किया कि ये जलवायु परिवर्तन, बढ़ते समुद्री तापमान और प्रदूषण जैसे मानव जनित खतरों के प्रति कितनी ज़्यादा संवेदनशील हैं। ये सब जानने के बाद यह निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और शायद एक अंतिम विचार जिस पर मनन किया जा सकता है
वो ये है कि जिस तरह हमने देखा कि महासागर की धाराएं पूरी पृथ्वी की जलवायु को एक अदृश्य धागे में पिरोती हैं, जहां एक जगह का परिवर्तन दूर कहीं और महसूस होता है। ठीक उसी तरह क्या हम ये देख सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों का स्वास्थ्य दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है जो तटों पर रहते हैं? ये एक गहरा संबंध है। हाँ, और ये जानने के बाद इस नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर्संबंध की रक्षा के लिए हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? ये एक सवाल है जो शायद इन स्रोतों से आगे जाता है, लेकिन निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से सोचने और शायद कुछ करने की जरूरत है। सुनने के लिए धन्यवाद।